हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो और अब आपको जो है डाउट हो रहा है कि सर हमारे पास अगर राजस्थान की बात करें तो फैकल्टीज के थोड़ा सा इशू है, नए कॉलेज जहाँ पे खुले हैं, या फिर हम बात करें जहाँ पे टीचर्स जो है फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं कॉलेज में क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस। तो पहले अपन सोइल का जो आपका कोर्स है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जिसका कोड है 122, तो उसका जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस पूरे लेक्चर्स में हम कंप्लीटली इन डेप्थ चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको और कैसे एफिशिएंटली आप अच्छी ओजीपीए या सीजीपीए जो है मेंटेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से हम पूरी जो है जैसे जितने भी हमारे सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट पढ़ने से पहले कि सोइल फर्टिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो आपने जो आपकी 12th की क्लासेस में पढ़ के आए होंगे सोइल फर्टिलिटी। तो सोइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सोइल टू essential plant nutrient during the growth period of the plant without toxic concentration of any nutrient, या कुल मिला के बात करें द कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई अ प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ अवेलेबल फॉर्म टू द क्रॉप। अगर हम बात करें कि आपका सोइल की ऐसी कैपेसिटी जो क्या करे, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करे, किसको, प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में, उसी को अपन सोइल फर्टिलिटी बोल देते हैं। तो फटाफट से आप ये डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो ये डेफिनेशन लिख के आ जाना जिसमें आपके एक नंबर पक्का। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा दूसरी चीज आती है कि डिफाइन as a inheritance capacity of the soil to supply the available nutrient to plant an adequate amount and the sustainable proportion to maintain the growth and development। कहने का ये मतलब है कि ये इनहेरिटेंस सोइल की या मृदा की अंदरूनी अगर हम बात करें क्षमता या इनहेरिटेंस कैपेसिटी जो हमारे पेरेंट मटेरियल से, जैसे मान लो सोइल हमारी कैसे बनती है, सोइल बनती है पहले तो आपका पेरेंट मटेरियल होगा, क्या होगा, पेरेंट मटेरियल होगा। पेरेंट मटेरियल चाहे आप उसको रॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। रॉक की बात करें उससे आपका जो है वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी, वेदरिंग होके फिर जो है हमारी क्या बनाएगी, सोइल। उसके बाद प्लस जो है मिनरल्स उसमें से निकलेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी सोइल बनती है। अब इसकी इनहेरिटेंस कैपेसिटी किसकी, हमारी सोइल की, उसी को क्या बोल दिया हमने, पेरेंट मटेरियल, उसकी को हमने सोइल बोल दिया, या फर्टिलिटी, अपन सोइल की फर्टिलिटी उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन दोनों में से सबसे अच्छी तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट, द कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म टू द क्रॉप, ये लिख के आ जाना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपको जो है वहां पे सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का बेसिक सा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। अब हमने फर्टिलिटी तो बात करी थी, क्या है वो, इनहेरिटेंस कैपेसिटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारी, जैसे मान लो हमारी सोइल फर्टाइल है बट जरूरी नहीं है वो प्रोडक्टिव होगी, बट एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल फर्टाइल सोइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव बट ऑल प्रोडक्टिव सोइल्स आर फर्टाइल। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो कहने का क्या मतलब है, सोइल प्रोडक्टिविटी means the products crop producing capacity of the soil which measured in the terms of yield। कितनी उसकी उपज आ रही है, कितनी yield आ रही है, उसके टर्म्स में अपन किसको डिफाइन करते हैं, सोइल प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी एक ब्रॉड टर्म है, क्या है, ब्रॉड टर्म। क्योंकि ब्रॉड टर्म इसलिए बोला क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चाहे क्लाइमेट की बात करें, सोइल की बात करें, या हमारे टेम्परेचर की बात करें, किसी की भी हमारे कोई भी फैक्टर की बात करें, उन पे हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। जैसे मान लो हमारी सोइल को अपन ने भरपूर जो है न्यूट्रिएंट दे दिए है ना, मान लो ये सोइल है, इसमें NPK जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट, अच्छा खासा ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट है। बट अगर आपने मान लो रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, वाटर लॉग कंडीशन होगी, या टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम हो गया, ज्यादा हो गया, क्रॉप भी सर्वाइव नहीं कर पाई, या फिर हम बात करें इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, तो इन सभी फैक्टर्स के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी में असर पड़ सकता है, डैमेज हमारी या रिड्यूस हो सकती है, कुल मिला के बात करें तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है सोइल की मस्ट कंटेन ऑल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप। आपको पता है कि हमारा पौधे को सर्वाइव करने के लिए 17
आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो आपका जो है हम बात करें, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है आपकी, the quantity of a nutrient is not only being a sufficient but they should be present in a easily available form and balanced proportion। अब आपका जो है न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, और वही जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट होने से काम चल जाएगा, बल्कि आपका वो अवेलेबल भी होना चाहिए। एक होता है आपका फिक्स्ड फॉर्म, एक होती है अनअवेलेबल फॉर्म। एक होती है आपका, दो फॉर्म्स होती है न्यूट्रिएंट की, एक होती है अवेलेबल फॉर्म, एक होती है अनअवेलेबल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म को समझना, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, आपका नाइट्रोजन NO3 माइनस की फॉर्म में प्लांट अपटेक करता है, क्लियर है, ठीक है। या फिर हम फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं, H2PO4 माइनस की फॉर्म में आपका प्लांट जो है क्या करता है, आपके फॉस्फोरस को अपटेक करता है। बट हम बात करें, अगर ये कैल्शियम के साथ फिक्स हो जाएगा, फॉस्फेट कैल्शियम के साथ फिक्स हो जाएगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा, तो ये अनअवेलेबल फॉर्म है प्लांट के लिए फॉस्फोरस की, और ये क्या है, अवेलेबल फॉर्म, ठीक है। तो इसी को अवेलेबल और अनअवेलेबल फॉर्म हम कहते हैं। वही चीज कह रहा है कि हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी होने से ही नहीं, बल्कि हम वो किस फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है, और बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए न्यूट्रिएंट। उसके बाद ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल बट नॉट ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर प्रोडक्टिव, क्लियर है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। तो ये हमारे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का दो क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आते हैं। उसके बाद आपको जो है 2 नंबर में या जो है 3 नंबर में आपको डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये क्या है, एबिलिटी ऑफ द सोइल है, वो कैपेसिटी ऑफ द सोइल है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको कंसीडर करते हैं एज ए इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट, इसको करते हैं इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप, क्लियर है। उसके बाद हम बात करें वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड द अदर फैक्टर्स आर मॉइस्चर, टोपोग्राफी, टिलेज, वैरायटीज, ऑर्गेनिक मैटर, कंटेंट ऑफ सोइल। तो मतलब ये सारे फैक्टर है, उस पर डिपेंड करती है हमारी फर्टिलिटी, और इसमें सारे फैक्टर का आपस में इंटरेक्शन, उसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है, यील्ड डिसाइड होती है, या उसी मैग्नीट्यूड पे यील्ड का निर्धारित होती है। अब सॉइल फर्टिलिटी को अपन कहां पे टेस्ट करते हैं, लैब में टेस्ट कर सकते हैं, और इसको हम पर्टिकुलरली क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ही टेस्ट किया जा सकता है। अब प्रोडक्टिविटी भैया उगा के देखेंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी नजर आएगी, तो इसको हमारा क्या देखते हैं, फील्ड कंडीशन में अपन इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हमारा इट इज अ पोटेंशियल स्टेटस ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस ए क्रॉप। अब ये पोटेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब उसकी क्षमता होगी ना, उसका पोटेंशियल स्टेटस है किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन की, उसी को क्या बोल रहे हैं, फर्टिलिटी, रिजल्टेंट ऑफ द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द सॉइल मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ऑल फर्टाइल सॉइल में और मे नॉट बी प्रोडक्टिव बट ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर द फर्टाइल। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से जरूर बनेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो फटाफट से बताओ क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल फैक्टर्स और पेडोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। अगर हम बात करें नेचुरल फैक्टर्स की, नेचुरल फैक्टर क्या होंगे, जैसे आपका पेरेंट मटेरियल हो गया, आपका क्लाइमेट हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, उसके बाद आपका वेजिटेशन हो गया, उसके बाद आपका टोपोग्राफी हो गया। टोपोग्राफी क्या होता है, अगर हमारी सोइल जो है उबड़ खाबड़ है, उसी एलिवेशन को, डिफरेंट एलिवेशन को अपन टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये आपके 3 फैक्टर क्या हो गए, नेचुरल। इसके अंदर आप लिख के आ सकते हो, कैसे लिख के आओगे कि हमारा नेचुरल फैक्टर पेरेंट मटेरियल। अब हमारे सोइल फर्टिलिटी, जैसे मान लो हमारा पेरेंट मटेरियल अच्छा खासा होगा, या उसमें अच्छी खासी मिनरल्स की क्वांटिटी होगी, न्यूट्रिएंट होगा, तो हमारी उससे बनने वाली सोइल्स भी कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ये लिख के आ सकते हो। उसके बाद क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, अगर मान लो जहाँ पे दलदली इलाका है, वहां की सोइल क्या होगी, अनफर्टाइल होगी, और जहाँ पे अच्छा सा मतलब एक एलिवेशन है, या फिर हम बात करें कि हमारा वहाँ का क्लाइमेट ज्यादा एरिड भी नहीं है, और हमारा बात करें सेमी एरिड की, तो वहां पे अच्छी खासी सोइल देखने को मिलेगी। वेजिटेशन जहाँ पे मान लो
हम क्रॉप रोटेशन फॉलो कर रहे हैं या फिर जो है लेग्यूमिनस प्लांट होंगे जो नाइट्रोजन फिक्शन अच्छा होगा तो वहां से सोइल अच्छी होगी, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का आप क्या समझो, जैसे मान लो ये आपका पहाड़ है और इधर समतल जमीन है, तो आप मुझे बताओ यहाँ की सोइल फर्टाइल होगी या यहाँ की होगी? ऑब्वियसली हमारी यहाँ की सोइल ज्यादा फर्टाइल होगी, तो ये भी एक जो है फैक्टर हो जाता है। उसके बाद बात करें सोइल सॉइल मैनेजमेंट फैक्टर्स की। अब सॉइल मैनेजमेंट फैक्टर्स में क्या आएगा? फर्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सॉइल टेक्सचर। अब सॉइल टेक्सचर आपने पढ़े होंगे, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तीनों आपने पढ़े होंगे। तो हमारा जहाँ पे जो है क्ले कंटेंट अच्छा खासा होता है वहां की सॉइल हमें फर्टिलिटी, क्ले लोम सॉइल जो है आप जो फर्टिलिटी सबसे बेस्ट सॉइल आप मानते हो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सॉइल टेक्सचर डिपेंड करता है। सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने क्रम्बी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बेस्ड स्पोरेडल, उसके अंदर स्पोरेडल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेस्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो आपका इन्फ्लुएंस करा नहीं करा। सोइल वाटर की बात करें, अब सोइल वाटर में आप पढ़ने से पहले दो चीज समझो कि सोइल वाटर कहाँ पे फिल होता है। तो दो तरह के पोर्स होते हैं सोइल में, माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। क्या होता है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आपका क्या भरा होता है? वाटर फिल होता है, ठीक है, और मैक्रो में आपका क्या होता है? एयर फिल होती है, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो मतलब मान लो 50-50 रेशियो है इन दोनों पोर्ट्स का, तो मतलब अपन कह सकते हैं सोइल हेल्थी है, ठीक है। दोनों पोर्ट्स अगर इक्वली अवेलेबल है तो अपन कह सकते हैं कि हमारा सोइल जो है फर्टाइल है। उसके बाद आता है सोइल एरिएशन। अगर मान लो हमारे जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को अगर अपन मान लो जमीन में गए सांस नहीं मिली तो अपन मर जाएंगे, वैसे ही बैक्टीरिया को जो है अगर CO2 नहीं मिली या ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो किल हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होंगे, उसके कारण भी हमारी सोइल फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। उसके बाद आती है रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ जो है जैसे मान लो जितना ज्यादा जो है हमारी रूट्स जो है डीप होराइजन में जाएगी, निचले संस्तरों में जाएगी, तो वो नीचे के जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको अपटेक कर लेगी, ठीक है, और उसके कारण भी हमारा सोइल फर्टाइल ऊपर ऊपर लेके आ जाएगी और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फर्टिलिटी मेंटेन होती है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सोइल। अगर आपने सोइल जैसे मान लो एरिड क्लाइमेट में बात करूं अपने सैंडी सोइल की, तो सैंडी सोइल में लगभग 0.1% ही क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? आप मान लो आज यूरिया डाला आपने, ठीक है, तो यूरिया को जो है हमारे लंबे समय तक बनाए कौन रखेगा? बाइंड करके कौन रखेगा? हमारा ऑर्गेनिक मैटर। अगर मृदा में ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट को बाइंड नहीं करेगा, उसके कारण वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है उसके कारण आपके न्यूट्रिएंट जो है बेकर चले जाएंगे, नीचे संसाधन में चले जाएंगे, ये लॉस और अल्टीमेटली सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। उसके बाद सोइल इरोजन। अब मृदा क्षरण की बात करें, सोइल इरोजन की बात करें, तो आपका मान लो इरोजन हो रहा है तो उसके साथ साथ आपके जो फर्टाइल सोइल है उसको भी बेके ले जा रहा है। जैसे मैं बात करूं आपका वाटर इरोजन की, स्प्लैश शीट इरोजन, आपने नाम सुना होगा शीट इरोजन का। तो शीट इरोजन हमारे क्या करता है? ऊपर ऊपर की जो फार्मर्स की लेयर है, जो फार्मर की प्रोडक्टिव लेयर है, उसको बेकर ले जाता है पानी के साथ, तो अल्टीमेटली क्या हो रही है? सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजी की न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग। तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या होते हैं या प्लांट न्यूट्रिएंट होते क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज सप्लाइज एंड एब्जॉर्ब ऑफ द केमिकल कंपाउंड required for the plant growth and metabolism. This process absorption and the utilization of essential element for the plant growth production. अब प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है? प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो ऐसे अगर हम बात करें प्लांट न्यूट्रिएंट जो क्या करे? केमिकल कंपाउंड जो सप्लाई करे और एब्जॉर्ब करे, ठीक है, किसको? आपके अगर हम बात करें सप्लाई और एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, सप्लाई कर मतलब केमिकल कंपाउंड प्रोवाइड करे किसको? प्लांट को। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, उसी को हम प्लांट न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है हमारी एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट की चलती रहती है। जैसे मान लो रूट ने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट को, फिर उसने मेटाबॉलिज्म में काम लिया, आपके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में काम लिया, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, उसी को प्लांट न्यूट्रिशन अपन बोल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में बी डिफाइंड एज अ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ऐसे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो केमिकल ऐसे कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जो कि
और कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं। चाहे हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में अलग होंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में अलग होंगे, सारे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद डेफिशिएंट क्या होता है? डेफिशिएंट अगर मान लो आपकी सोइल में जैसे मान लो 2 ppm आपके प्लांट को कोई भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, अगर इससे कमी होगी तो क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी। तो ये कह रहा है कि व्हेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट या एलिमेंट इट is at a lower concentration that severely limit yield and they produce more or less distinct deficiency symptom। अगर प्लांट को मान लो 1 ppm से कम जो है कोई, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ppm से कम जो है प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, अगर उससे भी कम हुआ तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा और प्लांट की गिल्ड को कम कर देगा, तो वो आपका हो जाएगा। देन उसके बाद बात करें एक्सट्रीम डेफिशिएंसी लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्लांट, कि अगर ज्यादा ही कमी होगी न्यूट्रिएंट की तो उसके कारण भी आपका प्लांट में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगा, या फिर प्लांट में ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होके वो किल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इनसफिशिएंट क्या होता है? इनसफिशिएंट हमारा जैसे मान लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एसोसिएट विद ओनली growth reduction not accompanied by the appearance of deficiency symptoms is termed as insufficient। अगर मान लो sufficient तो क्या होगा? भरपूर मात्रा। insufficient मतलब वो कुछ हद तक sufficient नहीं, मतलब प्लांट की जो है ग्रोथ या हम बात करें एक्टिविटीज में थोड़ा सी गिरावट आएगी, बट ऐसा भी नहीं कि वो डेथ हो जाए, ठीक है? डेफिशिएंसी सिम्टम शो होके वो रह जाएंगे, फिर अपन को पता लग जाएगा, फिर अपन उसको न्यूट्रिएंट दे देंगे। उसके बाद सफिशिएंट क्या होता है? कि जो प्लांट को रिक्वायर्ड है उस रेंज में अगर न्यूट्रिएंट रहे ऑप्टिमम यील्ड प्रोडक्शन के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट क्वांटिटी। टॉक्सिक क्या होंगे? अब टॉक्सिक आपके एक्सट्रीम, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 ppm से कम जो है प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो क्या होंगे? टॉक्सिक होगा। तो उससे क्या होगा? सीवियर टॉक्सिसिटी से प्लांट डेथ भी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेसिव क्या होता है? When the concentration of an essential nutrient is supplied is a high, result is corresponding shortage of another nutrient। एक्सेसिव मतलब जैसे मान लो हमने कहा था कि सारे न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में होने चाहिए? बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए। अगर एक न्यूट्रिएंट बढ़ गया, दूसरा न्यूट्रिएंट घट गया, तो वो भी आपके प्लांट को प्रभाव करेगा, उसकी यील्ड को प्रभावित करेगा। उसके बाद बात करें बेनिफिशियल एलिमेंट्स की। बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? beneficial element, the minerals element which stimulate the plant growth but not essential, which is essential only a certain species under the specific condition। जैसे मैं बात करूं आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, अगर आपका सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है, आपका, और इस तरीके से आपके ये क्या होंगे? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज को ही रिक्वायर्ड होंगे, वरना सभी को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारे क्या है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात करें तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म किसने दी? निकोलस ने 1961 में, और ये प्लांट को मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी में मदद करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? द ट्रेस एलिमेंट इज एलिमेंट फाउंड इन अ लोअर कंसंट्रेशन प्रीफ्रेस लेस देन द 1 ppm स्टिल लेस इन द सोइल एंड प्लांट एंड वाटर। मतलब ट्रेस एलिमेंट कुल मिला के बात करें तो ऐसे न्यूट्रिएंट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हीं को ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। ट्रेस बोल दो, स्पूर बोल दो, ठीक है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल दो, बात एक ही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल दो, क्लियर है? ठीक है, अभी आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं मौका दूंगा, या फिर आप हमारे ऐप पर जाकर, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के ऐप पर जाकर आप इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, क्लियर है? और आपको जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है, या फिर हम बात करें कि आपको सर नए नए जो बीएससी एग्रीकल्चर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप प्रैक्टिकल के थ्रू जो है यहाँ पे जितना हो सके वो बताइए, वो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, है ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा सारे प्रैक्टिकल्स। उसके बाद थोड़ी सी सॉइल फर्टिलिटी की हिस्ट्री जान लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स मैनेजमेंट टू इंप्रूव द क्रॉप यील्ड, नॉट अ न्यू प्रेफरेंस। It is old, the development of agriculture by the men, the ancient time also they had
knowledge of applying the manure, farmyard manure, green manure, night soil, wood ash, etc. to the soil for the purpose of increasing yield. अब आप soil fertility आजकल आज की नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही है, और जो हमारे एंशियंट लोग थे, जो पूर्वज थे, उनको भी पता था फार्म यार्ड मेन्योर क्या होता है, मेन्योर क्या होता है, आपका नाइट सोइल क्या होता है, वुड एश क्या होता है, तो वो भी सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते थे। क्लियर है? तो ये था हमारा हिस्ट्री थोड़ी सी। उसके बाद जेफोन की बात करें या जिनोफ, ठीक है, जिनोफोन की बात करें तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है, अगर हम बात करें ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की बारे में बताया था, और इन्होंने कहा था but then the whatever weeds are upon the ground being turned into the earth in which the soil much dung, meaning the incorporating weed in the soil a good applying a dung. अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि अगर अपन वीड्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद काटो ने कहा ए प्रैक्टिकल रोट ए प्रैक्टिकल हैंडबुक एंड द रिकमेंडेड intensive cultivation crop rotation, and the use of legumes for livestock farming. He the first classify the land based on the specific crop. तो देख रहे हो आप, उस टाइम से ही हमारा ये चला आ रहा है, ना कि ये कोई नया चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है जेथरो टूल को तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, फादर ऑफ वीड साइंस, टिलेज, सब इसी को कहा जाता है। उसके बाद फ्रांसिस बेकन की बात करें, suggest the principles of nourishment of the plant was the water, and the main purpose of the soil was the keep to plant exert and the protect from the heat and cold. तो वो हमारे अगर हम बात करें नरिशमेंट की, जो जैसे एक नर्स छोटे बच्चे को पालती है, वैसे ही जो है हमारा जो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, प्लांट को भी एक छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है, और उसके प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे। हीट और कोल्ड से कैसे प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजें उन्होंने बता रखी थी उस टाइम भी। उसके बाद बात करें जस्टिन वॉन लिबिक को आप सब जानते हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लिबिक ने एक जर्मन केमिस्ट है, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारा प्लांट ऑब्टेन एलिमेंट कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस from the soil and the carbon from CO2 and the air and not from the soil. It also suggests the obtained hydrogen and oxygen from air as well as water and in a from ammonia form. तो ये सारे जो है ज्यादा आपका काम करने की है, बस आपको ध्यान रखना है। और लिबिक को अपन फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, और इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, बस आपके कंपिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद बोशिंगवेट की बात करें तो ये हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो है, या हम बात करें बैलेंस शीट का जो है मेंटेनेंस करना बताया था, और इनको फादर ऑफ फिक्स फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। उसके बाद एसेंशियल ऑफ एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का रोल पढ़ेंगे, और हमारा फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में हमारा प्लांट लेता है वो पढ़ेंगे, और डेफिशिएंसी और टॉक्सिक सिम्टम ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक पैरामीटर्स को टेस्ट पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट इज ए एलिमेंट इज वन दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। प्लांट को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन्हीं को एसेंशियल न्यूट्रिएंट अपन बोलते हैं। सफिशिएंट अपन ने पढ़ लिया, टॉक्सिसिटी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। अब मैंने कहा था अनअवेलेबल फॉर्म और अवेलेबल फॉर्म, तो वही बात है, जो ऐसे न्यूट्रिएंट का पोर्शन या ऐसे न्यूट्रिएंट की फॉर्म जो प्लांट को अपटेक करने में इजीली रहे या फिर अपटेक हो जाए, उसी को अवेलेबल फॉर्म बोलते हैं। और टोटल न्यूट्रिएंट की बात करें तो टोटल न्यूट्रिएंट हमारे 21 हो जाते हैं। ठीक है, तो 17 प्लस हमारा बेनिफिशियल मिला के कितने हो गए हमारे? 21 हो गए। ठीक है, तो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सॉइल इज कॉल्ड टोटल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट की बात करें, निकोलस ने दिया 1961 में, और इन्होंने डिफाइन किया इज ए एलिमेंट दैट प्ले ए रोल इन अ प्लांट मेटाबॉलिज्म वेदर or not role in a specific and indispensable।
तो कुल मिला के मैंने इसको पहले भी आपको डिफाइन कर दिया था। उसके बाद ट्रेस को पढ़ना पड़ रहा है, ट्रेसर एलिमेंट को पढ़ लो थोड़ा सा। ट्रेस तो आपने पढ़ ही लिया, ट्रेस तो आपका जो है न्यूट्रिएंट ऐसे जो लेस देन 1 ppm माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन बोल सकते हैं, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, लाइक दैट। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेसर एलिमेंट की बात करें तो रेडियो आइसोटोप एंड स्टेबल आइसोटोप एलिमेंट यूज्ड फॉर द ट्रेसिंग अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन विद द सिस्टम इज कॉल्ड ट्रेसर। जो मतलब ट्रेस करने के, कोई भी चीज को ट्रेस करने के लिए काम आता है, उसको ट्रेसर कुल मिला के अपन कह सकते हैं। ठीक है। और जैसे यूरेनियम को हम बात करते हैं, लीड की बात करते हैं। ठीक है। आपके जब आप सोइल मॉइस्चर को जो है कैलकुलेशन करना या सोइल मॉइस्चर पता लगाने की जो है न्यूट्रॉन प्रोब है और सारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूरेनियम, इसका लीड वगैरह का, पीबी वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रेसर एलिमेंट अपन बोल देंगे। नेक्स्ट, हेवी मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है। हेवी मेटल्स की बात करें, heavy metals is a specific gravity more than 5 or having atomic number higher than the 20। heavy element वो जिनकी specific gravity 5 से ज्यादा होती है उन्हीं को क्या बोल देंगे, या फिर एटॉमिक नंबर उनका 20 से ज्यादा है तो उसको heavy metals की कैटेगरी में अपन काउंट करेंगे। any metals heavier than the calcium is called heavy metal। या फिर अपन कैल्शियम से अगर कोई भी हेवी मेटल है तो उसी को भी हम हेवी मेटल के नाम से जान जाते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया, इन सभी को हेवी मेटल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट या एलिमेंट्स की बात करें, बेनिफिशियल एलिमेंट आर द मिनरल दैट आर स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ एंड एग्जिबिट beneficial effect at a lower concentration which are essential only for a certain specific। मैंने कहा बेनिफिशियल आपका सोडियम वगैरह, सिलिकॉन वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। ये वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर है? आपके फिलअप में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो आप जानते हो, ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या फंक्शन में मदद करे उसी को अपन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। और आपका CHON चोन, ये तो आपके बेसिक या नॉन मिनरलिक न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है। और हमारा CHO, ठीक है। और हमारा NPK, MgMO और बेफी, मन को जन्मो कलनी, इस तरीके से आपने याद कर रखा होगा तो ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। और मैं आपको कह देता हूं कि आप अगर BSc में ये चीजें जो है अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। ये भले ही मैंने इस सीरीज का नाम वन नाइट फाइट सीरीज रखा है, बट आपको जो है इतने डेप्थ से कोई नहीं पढ़ाएगा और यही आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आप इसको एक बार में दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है। ताकि आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सको आगे जाके। वरना BSc एग्रीकल्चर करने के बाद भी आप ऐसे ही बोलोगे कि कुछ स्कोप नहीं है। ठीक है। वो आपकी कमी होगी, ना कि BSc एग्रीकल्चर की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया? आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया। किसने दिया साथियों? आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया। और रीडिफाइन किसने किया? हमारे आर्नोन भाई साहब ने 1954 में। ठीक है। तो 1939 में इन्होंने दिया था और रीडिफाइन हमारा 1954 में किया था। उसके बाद 3 क्राइटेरिया थे। एक तो क्या, अगर एक भी प्लांट की में एक भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वही उसकी पूर्ति करेगा। और ये हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट डायरेक्टली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो ये हमारे 3 एसेंशियल क्राइटेरिया। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को दो तरीके से अपन ने मेजर और माइक्रो या मैक्रो या माइक्रो या मेजर, या हम बात करें ट्रेसर या रेयर या नैनो एलिमेंट के नाम से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है। मेजर की बात करें तो मेजर में आपका जो है लेस देन 1 ppm से, सॉरी मोर देन 1 ppm से अगर प्लांट को रिक्वायर्ड होता है उसको मेजर में काउंट करते हैं। और माइक्रो को लेस देन 1 ppm अगर प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? अगर मोर देन 1 ppm रिक्वायर्ड होगी प्लांट को तो उसको बोलेंगे मैक्रो या मेजर।
और लेस देन 1 ppm अगर प्लांट को रिक्वायर्ड होंगे तो उसको बोलेंगे क्या, हमारा माइक्रो। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे 17 होते हैं, जिसमें से 9 हमारे मैक्रो हो गए, 8 माइक्रो हो गए। अगर मैक्रो की अगर हम बात करें तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी में आपके जो है इसने और इसने इसमें ही काउंट कर रखा है, या फिर आप एक और क्लासिफिकेशन बना सकते हो, नॉन मिनरलिक या बेसिक। ठीक है, CHO। ठीक, हम प्राइमरी को जो है, प्राइमरी को 3 काउंट कर सकते हैं, N, P और K। ठीक है, सेकेंडरी पर अपन CA, Mg और S को काउंट कर सकते हैं, और माइक्रो में बे, फी, मन, उ, जन, मो, कल और नी, इसमें अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा फंडा। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका दे रखा है बेसिक, और इन्होंने इसमें क्लासिफाई कर दिया है जो अपन ने पहले ही कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये चीज आप ध्यान रखना कि हमारा निकल जो है 17th एसेंशियल न्यूट्रिएंट था, तो लास्ट में डिस्कवर्ड हुआ था 1987 में, जो कि किसने किया, ब्राउन एट होल ने इसको डिस्कवर्ड किया, जो है पता लगाया। नेक्स्ट, अब हमारा जो है वो तो हो गया हमारा न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्लासिफाई इन द 2 कैटेगरी। तो अपन ने इसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू दी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बेसिस पे अपन ने इसको क्लासिफाई कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी रोल ऑफ एलिमेंट इन अ प्लांट सिस्टम। तो प्लांट सिस्टम में क्या क्या रोल है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट आता है हमारा, ये किसने दिया था, ट्रूग ने दिया था, स्ट्रक्चरल एलिमेंट किस किस को, CHO को बोल देते हैं एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमारा, NPS रेगुलेटरी या केरी जो है न्यूट्रिएंट हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैटलिस्ट या एक्टिवेटर के फॉर्म में हमारा आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और बोरोन। ये एग्जाम में भी आते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो आप इनको स्किप मत करना। ठीक है, और नोट्स बना के पढ़ोगे तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो इन PDF को आपको मिल जाएगी, तो इसको फटाफट से देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद हम बात करें मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हाईली मोबाइल कौन कौन से होते हैं, तो हमारा प्लांट में हाईली मोबाइल NPK होते हैं। मॉडरेट मोबाइल की बात करें जिंक अकेला, लेस मोबाइल की बात करें सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सॉरी कॉपर, हाँ, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। इन मोबाइल की बात करें तो कैल्शियम और बोरोन के। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख लोगे। देन उसके बाद हमारे कुछ जो है प्लांट कौन कौन से फॉर्म में जो है प्लांट लेता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें H2O की, H2O से लेता है, ऑक्सीजन की बात करें H2O, O2 से, दोनों से लेता है, और हमारा कार्बन की बात करें प्रिस्ले एटोन ने डिस्कवर्ड किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, और 1800 में, और हमारा CO2 की फॉर्म में लेता है। नाइट्रोजन की बात करें थियोडोर एंड डी सोसरे ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1804 में, NO3 माइनस और NH4 प्लस की फॉर्म में दोनों में प्लांट लेता है। पोटेशियम स्प्रिंजल ने किया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका फॉस्फोरस, ये चारों जो है स्प्रिंजल ने किए, और इनकी फॉर्म्स ये दे रखी है। उसके बाद सल्फर की बात करें सेक्स एंड स्कूप ने नूप ने दिया, और हमारा क्लोरीन की बात करें तो ये 4 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। आयरन हमारा ग्रीस ने दिया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्म्स याद होगी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ये सारा जो है फ्यूजेबल फॉर्म वापस वही है। अब बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस एंड सिम्टम्स की, क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, क्लियर है। उसके बाद अब बात करें कि हमारा कौन कौन से न्यूट्रिएंट के सिम्टम कहाँ कहाँ शो होते हैं, फटाफट से मैं एक ट्री बना के बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सपोज ये ट्री है मान लेना, है ना, तो ये हमारी ओल्ड लीव्स, ठीक है, ओल्ड लीव्स या लोअर लीव्स को आप बोल दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं NP, K, Mg, MO।
ठीक है, इनके सिम्टम यहाँ पे शो होते हैं लोअर लीव्स पे। मिडिल लीव्स है, ये है आपकी मिडिल लीव्स, क्या है मिडिल लीव्स, इस पे सिम्टम शो होते हैं ओनली जिंक के। उसके बाद ये है हमारी यंग लीव्स, यंग लीव्स या हमारी बात करें अपर लीव्स की, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे सिम्टम शो होते हैं आपके सल्फर, आपका कॉपर, आयरन, मैग्नीज, इन सभी के सिम्टम यहाँ पे शो होते हैं। ऊपर आपके टर्मिनल बर्ड्स है, टर्मिनल बर्ड्स है, टर्मिनल बर्ड्स का कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम यहाँ पे शो होते हैं। तो ये है आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का ट्रिक, इसको आंख बंद करके याद कर लो, आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है? चलो, और भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप देख लेना। ठीक, मेरे हिसाब से इससे तो बेस्ट आपको क्या ही मिलेगा। ठीक है, इतना बेस्ट आपको मिल गया है। उसके बाद ये सारे डिजीज के सिम्टम कौन कैसे कैसे जो है शो होते हैं। आपके फॉस्फोरस की बात करें तो साइडों से पर्पल कलर की आपकी जो पत्ती का आउटर पार्ट है वो आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। ये सारे सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स है कैसे कैसे जो है। जैसे नॉर्मल लीव्स इस तरीके की है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो इस तरीके की लीव्स हो जाएगी। ठीक है, पोटेशियम की होगी तो आपका ये साइडों से थोड़ा ऑरेंज और आपका येलो कलर का सिम्टम होगा। आप नाइट्रोजन की बात करें, मिड रिप्स आपकी क्या हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम की भी थोड़ी सी आपके स्ट्रिप, ज्यादा स्ट्रिप देखने को मिलेगी, येलोइश। ठीक, ड्रॉट से होगा तो इस तरीके की आपके डेड स्पॉट्स बन जाएंगे। ये सारे अलग अलग सिम्टम्स है। ठीक है, तो इसके बाद नाइट्रोजन अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास मजेदार लगी होगी, तो आप फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारे से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और आपके लिए और भी बेस्ट ला सकें। और आप ऐप डाउनलोड कर लेना इसकी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।